हेलो 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 ना बोल रहे हैं तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पिछला लेक्चर जहाँ पर हम स्टॉप हुए थे उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया होगा तो ये हम अलग से ऐड किए हैं। ये किस लिए ऐड किए हैं, चलो पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हमें यहीं से पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल का मतलब होता है कि करंट मतलब ईएमएफ इंड्यूस करना। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल लाना, और पोटेंशियल जब आएगा तभी क्या आएगा, हमारा करंट आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्या दिया है, या ऐसे एक ही में समझ में नहीं आता तो यहाँ पे दिया है। देखो ध्यान से देखना, लिखा लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। और देखो जो ये मैग्नेट है इसका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को टच नहीं कर रहा है। जब कॉइल को नहीं टच कर रहा है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जो एमीमीटर कोई करंट मेजर भी नहीं कर रहा है। एकदम देखो ये स्टेट है, ठीक है, एरो, नो करंट। अब देखो ध्यान से, जब देखो ऐसे समझो, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को इतना पास लेके आओगे तो हो सके, देखो जब ये मैग्नेट थोड़ा सा पास आ जाएगा तो ये टच कर जाएगा, ये टच कर जाएगा, हो सके ये ना टच करे, ये भी ना टच करे, ये भी ना टच करे। देखो ध्यान से, ये दोनों ना टच करे। जब इस मैग्नेट को थोड़ा सा, इस मैग्नेट को जैसे साउथ पोल यहाँ पर, तो इतना पास ले आओ, इतना पास, ठीक है, इतना पास। तो ये दो लाइन मैग्नेटिक फील्ड हो सके फिर भी ना टच करे, ये भी दो लाइन ना टच करे, लेकिन बाकी ये टच करेगा, ठीक है। जब और पास ले आओगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, टच करेगा। और देखो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, अभी यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब इसको यहाँ जब पास लाए थे तो ये फील्ड लाइन टच हुआ था, ये फील्ड लाइन टच हुआ था, ये फील्ड लाइन से, तो यहाँ पर कितना फील्ड लाइन टच हुआ था, इस कॉइल से कितना फील्ड लाइन टच हुआ था, 3 फील्ड लाइन। तो वो फ्लक्स क्या होता था, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया से, तो इस जो यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में ये सरफेस एरिया है तो उसे यहाँ पर 3 फील्ड लाइन पास हुआ था। और यहाँ पर अब इस समय पूरा फील्ड लाइन, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आया था और जो इसमें फ्लक्स आएगा ये इससे क्या हो गया, चेंज हो गया। और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज होगा तो ऐसे ही क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। लेकिन अब तुम ये सोचो, अगर यही मैग्नेट ऐसे यहीं पर अब स्टॉप कर दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इतना टच हो गया, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में जितना जा रहा था उतना ही है फ्लक्स ना, अब चेंज नहीं हो रहा। चेंज होने का मतलब कि ये फील्ड लाइन इसमें कभी ज्यादा टच करे, कभी ज्यादा पास हो, कभी कम पास हो, तभी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब ये जो तुम्हारे पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको एक बार ऐसे अंदर की तरफ ले जाओ, फिर एक बार बाहर की तरफ, तो फील्ड लाइन कभी कम कभी ज्यादा टच करेगा, कभी कम कभी ज्यादा टच करेगा। जब कम और ज्यादा टच करेगा तो तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए ये हमने दोनों फिगर दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, सिंपल यहाँ पर ये एक मैग्नेट दे दिया था, तो इसका मतलब मैग्नेट जब इसकी तरफ ऐसे, देखो ध्यान से, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ धीरे धीरे लेकर जाओगे तो ये फील्ड लाइन टच होगा, फिर ये टच होगा, फिर ये टच होगा, फिर ये टच होगा, ठीक है। और फिर जब बाहर लेके आओगे फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर अंदर लेके जाओगे फिर धीरे धीरे होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो पूरा केस पढ़ देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम मैग्नेट को मत मूव कराओ, तुम इसको क्यों मूव कराओ, कॉइल को इसकी तरफ मूव कराओ, ठीक है। और ये मैग्नेट को स्टॉप नहीं करने, तो जब धीरे धीरे कॉइल को लेके जाओगे तो देखो पहले ये टच करेगा, फिर ये, जब एकदम यहाँ तक लेके जाओगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच कर जाएगा। तो तुम मैग्नेटिक फ्लक्स पहले मैग्नेट को ले जा सकते हो, फिर मैग्नेट को स्टॉप को, दूसरे केस में क्या कर सकते हो, इस कॉइल को मूव करा सकते हो, तीसरे केस में क्या कर सकते हो, इसको दोनों को मूव करा सकते हो। समझ में आया, किसको मूव करा सकते हो, दोनों को। अब चलो इसको पढ़ते हैं। तो प्रोसेस बाय व्हिच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब, पहले यहाँ पे 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही थी, अब देखो यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच हो रहा है। Magnetic field line of a conductor induce current in another conductor called electromagnetic induction. Consider a coil of wiring having large number of turn, मतलब इस पे ऐसे ढेर सारा large number of turn कर दिए और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो इसी coil में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा करंट, ठीक है। And the connect to end coil galvanometer, केस पहला, when coil kept stationary, पहले केस में जब coil को स्टेशनरी कर देंगे, केवल किसको मूव कराएंगे, मैग्नेट को, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट देन डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज क्या होगा, जीरो होगा। और क्यों जीरो होगा, देखो
When the coil is kept stationary with respect to magnet, मतलब मैग्नेट भी स्टेशनरी रहे और कॉइल भी स्टेशनरी, अगर दोनों स्टेशनरी रहेगा तो दोनों अगर स्टेशनरी हो जाएगा, इसका मतलब एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड टच कर दिया, अब ना ये मूव कर रहा ना ये मूव कर रहा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा, तो दोनों केप्ट स्टेशनरी है मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। केस 2, नाउ सपोज ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट मूव, मतलब अब बार मैग्नेट को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ बी, मतलब ये नॉर्थ पोल और बी के एंड पर कॉइल, ठीक है। इन दिस केस ए मोशनरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल गैल्वेनोमीटर, जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा और राइट की तरफ, किधर देखो यहाँ राइट की तरफ, ठीक है, से टू राइट। दिस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल, मतलब ये जो कॉइल है, ये पूरा जो ईबी कॉइल है, इसमें क्या होगा, करंट मूव होगा। द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो द मोमेंट ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट स्टॉप। फिर क्या होगा, अगर तुम यहाँ के अंदर ले आओगे, एक बार मान लो ऐसे से लाए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फिर लाके रोक दिए, तो फिर जब ये स्टॉप हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केस 3, इफ वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, क्या कह रहा है, तो ध्यान से, जब तुम एक बार जैसे देखो ये एक बार अंदर लेके चले आए, तो फिर अब जब ऐसे से बाहर लेके जाओगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे पूरा अंदर आया था वो धीरे धीरे कम होगा। जब धीरे धीरे कम होगा तो बस जो पहले फाई होगा, फाई का मतलब क्या था, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया, और जब बाहर करोगे तो इस जब अंदर किए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास किया तो फ्लक्स कुछ था, और जब बाहर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास करेगा तो फ्लक्स कुछ दूसरा होगा। इसका मतलब पहले कुछ था और बाद में कुछ दूसरा होगा, ओवरऑल चेंज ही तो हुआ। चेंज हुआ तो मतलब करंट इंड्यूस करेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जब इसके पहले पास लाओगे तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जब दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम टच करेगा तो कम पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से कम पास होगा तो कम इंड्यूस होगा करंट। लेकिन करंट तो इंड्यूस होगा किसकी वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो ध्यान से, इफ वी मूव नॉर्थ प्लेस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, showing that current is now set up in the direction of opposite first, मतलब जो इस केस में था उसके अपोजिट होगा। Thus it is clear then motion of magnet with respect to coil produce an induced potential difference, और जब potential difference आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा। तो ध्यान से देखो, चाहे तुम इसको मूव कराओ तो भी करंट प्रोड्यूस करेगा, या कॉइल को मूव कराओ तो भी करंट प्रोड्यूस करेगा, दोनों को एक साथ मूव कराओ तो भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को एक साथ कराओगे तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर दोनों स्टेशनरी पर रहेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू कॉइल केप्ट इन विसिनिटी। अब क्या कह रहा है, जैसे देखो अभी बताया था ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, और तुम्हें पता है जब तुम करंट जिसे जो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है इस कॉइल में, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो मूविंग, जब इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है कॉइल में, सो बताया था ना सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जब उसमें क्या करंट पास करा दो। तो ये समझो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता था, तो उसमें ऐसे होगा। अब ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, अब जब ये इसके पास है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में फिर आएगा। जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में गया था ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से बनेगा, तो इस कॉइल को क्या करेगा, ये इस कॉइल को टच करके जाएगा, फिर लाइन पास होगा इस दूसरे कॉइल में ना, तो इस दूसरे कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यही वहां पे लिखा है, तो वो ध्यान से, यहाँ से जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दक्षिणा के लिए, क्योंकि मैं पेपर देखा हूँ तो बस ये, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है तो उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कॉइल फर्स्ट कॉल प्राइमरी कॉइल सेकंड कॉल सेकेंडरी कॉइल एज द करंट फर्स्ट कॉइल चेंज। जब इस फर्स्ट कॉइल में तुम करंट को चेंज करते रहोगे, मतलब कभी घटाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, और जब करंट चेंज करोगे मतलब कभी करंट ज्यादा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ऐसे हो जाएगा, और जब करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। और जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा चेंज टच करेगा तो कुछ फ्लक्स अलग होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम टच करेगा तो फ्लक्स कुछ अलग होगा। तो फ्लक्स एक बार जब करंट इसमें ज्यादा करोगे तो फ्लक्स कुछ और, करंट बदल दोगे तो उस समय फ्लक्स कुछ और, तो इसका मतलब ओवरऑल फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तैसे इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द करंट फर्स्ट कॉइल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद आल्सो चेंज। ये मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा मतलब टच होगा किससे, सेकेंडरी कॉइल से, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज का मतलब फाई इक्वल टू क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए। तुम्हें बताया था ये फाई कब चेंज हो सकता है, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड बताओ। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो किसी के बाप की औकात नहीं है करंट को आने से मना कर दे। समझ में आया। तो एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद सेकेंडरी कॉइल विद आल्सो चेंज। यहाँ पे होना चाहिए था सेकेंडरी कॉइल, दस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंज। अच्छा यहाँ पे लिखा hence changing in magnetic field line associated with secondary coil is the cause induced current in its secondary coil में we can induce current in a coil either by moving the magnet field, या तो मैग्नेट के कर लो, या changing by magnetic field around it, किसी को दोनों में से। The induced current is found to be highest when direction of motion of coil is right angle to the magnetic field। ठीक है, ये समझ आया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जाए उस पे क्या बने, राइट एंगल बने। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब जब 90 डिग्री होगा तो सबसे ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। समझ आया। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं, हम केवल एक थंब से काम लें। देखो जनरेटर में, मोटर में क्या करते थे, पहले अपना फिंगर करंट के डायरेक्शन में ले जाते थे, फिर किधर मोड़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में। अब जनरेटर में क्या करेंगे, अपना फिंगर किधर ले जाएंगे, चारों फिंगर ना, वहां तो हमें देखो ध्यान सुनो, मोटर में क्या होता है, मोटर में हमें करंट पता होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होता है। मोटर घूमेगा किधर, नाचेगा किधर, फोर्स किधर लगेगा वो पता करना रहता है। जनरेटर में क्या होता है, हमें करंट का डायरेक्शन पता करना रहता है, लेकिन पता क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। तो जहां हमें वहां करंट फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में रहेगा, तो हमें जहां करंट पता रहता था तो करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर ले जाते थे मोटर के केस में। अब जनरेटर के केस में हमें घूमने का डायरेक्शन पता रहेगा, तो अपना ये 4 फिंगर घूमने के डायरेक्शन में जाएंगे, जिधर घूमेगा। फिर 4 फिंगर को किधर मूव कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तब उस केस में थंब क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। सुनना, एक ही हाथ का कमाल है, लेकिन वो हाथ उस समय थंब क्या क्या बताता है। देखो मोटर के केस में 4 फिंगर करंट की डायरेक्शन में ले जाते थे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाते थे, तो ये थंब जो है फोर्स का डायरेक्शन बताता था कि किधर वो कॉइल घूमेगा। समझा। जनरेटर के केस में चारों फिंगर कॉइल को जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो उस डायरेक्शन में 4 फिंगर को ले जाएंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेंगे, और ये थंब करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उस डायरेक्शन बताएगा। समझना। तो राइट हैंड थंब रूल ये तुम्हारे बोर्ड में लिखने के काम आएगा, लेकिन तुम्हें जो ट्रिक अप्लाई करना है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा है, इसको अभी आगे देखते हैं और मैं बता दूं। जो डीसी डायरेक्ट करंट होता है वो ऐसे डायरेक्ट करंट होता है, और अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे से जाता है। देखो अल्टरनेट का क्या मतलब है कि एक बार ये पूरा पॉजिटिव है तो इधर पूरा क्या निगेटिव, तो पॉजिटिव से एक बार निगेटिव हो गया तो अल्टर हो गया। ठीक है, और ये याद रखना, इंडिया में 1 सेकंड में मतलब ये 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये ठीक है, क्या होता है, 50 बार करंट चेंज हो सकता है 1 सेकंड में। ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन एट एवरी 100 सेकंड, और 50 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया, 1 सेकंड में 100 बार चेंज हो जाता है। इन अदर वर्ड, यूज इन इंडिया डायरेक्शन ऑफ 100 टाइम्स, जो करंट का डायरेक्शन 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। करंट चेंज डायरेक्शन आफ्टर ईच रोटेशन कॉइल एवरी हाफ। देखो एक ये पूरा कॉइल हो गया ना, एक सर्कल एक कंप्लीट हो गया, तो एक कंप्लीट में एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का, तो ये देख लेना। ठीक है, आप देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसका मैं ना, तो ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझाना मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर अब मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता तो ढंग से इसको बता देता, बहुत ढंग से मतलब बहुत ढंग से कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो इसका मैं एक अलग से यूट्यूब से वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, वहां से सब लोग देख लेना। मतलब वो मेरा वीडियो नहीं है, वो यूट्यूब का वीडियो तो डाउनलोड करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वहां से देख लेना, ये पूरा अच्छे से समझना। यहाँ पर ये स्प्रिंग ये पूरा रहता है, यहाँ पर देखो
इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बोलते हैं, और इसको कौन सा स्प्रिंग बोलते हैं, मतलब स्लिप स्प्रिंग बोलते हैं। और एक स्लिप स्प्रिंग होता है, ध्यान सुना, एक स्प्लिट रिंग होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये आगे अब देखो ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से सुनो, ये वर्क कैसे करता है। तो ये नॉर्थ साउथ से ऐसे जाएगा, तो जिधर अगर मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे समझो, तो बता रहा हूँ, ये ऐसे वो उसमें रखा हुआ है, तो मान लो ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें मैं बता रहा हूँ, अब ये कंप्लीट हो गया है, बस हाँ लग रहा होगा देखो, जो हमें दक्षिणा के पर्पज से काम लायक हम पूरा कंप्लीट कर लिए, बस क्वेश्चन केवल सॉल्व करना, टफ क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये कॉइल है और ये नीचे घूम रहा है, और ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है और ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है। तो अभी मैं बताया था फोर्स नीचे लग रहा है, इधर नीचे, तो नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ डालेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेंगे, तो इसका मतलब करंट इसमें कहाँ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। और इसमें देखो, इसे देखो ऐसे हमारा दोनों था ना, तो समझो ये कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा राइट हैंड थंब है, तो ये फिंगर कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेंगे तो करंट इसमें इधर बनेगा, मतलब इधर से इधर बनेगा। समझ में आया, इधर से इधर, बस हमें यही जानना था। तो इसका मैं पूरा वीडियो भेज दूंगा। इसमें देखो ध्यान से, जैसे इसको देख लो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये घूम किधर रहा है, इधर घूम रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर और घूम किधर रहा है, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले नीचे की तरफ अपना थंब, ये 4 फिंगर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ। कहाँ लेके जाएंगे, तो नीचे की तरफ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो ऐसे करेंगे नीचे की तरफ। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब ध्यान से देखो, ऐसे करेंगे नीचे की तरफ और उसके तरफ ये लेके जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, इधर। इसमें से बना लो, करंट का डायरेक्शन इसमें इधर होगा, इधर, और इसमें इधर होगा, ठीक है। बना लो अपने मॉड्यूल में सब लोग, ठीक है। देखो इसको रेड से कर देता हूँ, करंट का डायरेक्शन इधर होगा और ये इधर होगा, सिंपल, ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो ऐसे ऐसे जाता है। और देखो जनरेटर 2 टाइप का होता है, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। जब वीडियो भेजूंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। और जो डीसी जनरेटर है, इसमें स्प्लिट रिंग लगा होता है। देखो यहाँ पे लिखा स्प्लिट रिंग, ठीक है। और इसमें लगा होता है स्लिप रिंग। क्या लगा होता है, स्लिप रिंग। ये स्लिप करता है, क्यों करता है वो पूरा वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सीडी, वहां पे जब आधा रोटेशन कंप्लीट करेगा ना, क्यों बदल जाता है उस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सीडी स्टार्ट मूविंग अप एंड मूविंग डाउन एज ए रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ आर्म चेंज गिव राइज टू नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन डीसीबी। और जब वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सब दक्षिणा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बस हमारे घर में ना जो वायरिंग पूरी हुई रहती है, मीटर से लेकर पूरा फ्यूज, पंखा, बल्ब, गीजर, हीटर, उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बी गेट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई कॉल्ड मेन व्हिच हैज 3 वायर, जिसमें 3 वायर होता है। पहला वायर रेड इंसुलेशन, जो लाइव वायर होता है जिसे बोलते हैं पॉजिटिव। एक होता है ब्लैक इंसुलेशन जिसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर या नेगेटिव। एक होता है ग्रीन इंसुलेशन जिसे बोलते हैं अर्थिंग करना। ये सब लोग अभी अपने घरों में लगवाते नहीं, लेकिन ये लगवाना चाहिए। इससे मान लो किसी को शॉक लगता है या कहीं फॉल्ट हो गया या करंट का लीकेज हो गया, तो क्या होता है, जितना भी करंट रहता है वो अर्थ में चला जाता है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अर्थ पूरा निगेटिव चार्ज है। कितनों पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे अर्थ को ना, पूरा अर्थ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इन इंडिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कितना होता है, 200 वोल्ट होता है। क्या होता है, 200 वोल्ट। देखो ध्यान से, जो 200 वोल्ट होता है ना, इसे बोलते हैं एक फेज का वायर। क्या बोलते हैं, एक फेज का वायर। और बहुत जगह 440 वोल्ट का जाता है वोल्ट, उसे बोलते हैं 3 फेज का वायर। क्या बोलते हैं, 3 फेज। पूछते हैं कितने फेज का घर में सप्लाई, 3 फेज का कि 1 फेज का। तो नॉर्मली हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है। 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड डोमेस्टिक लेवल में।
ठीक है। देखो 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड एट डोमेस्टिक लेवल, एक ये। तो इस सर्किट विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंस विथ हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, ठीक है। और जो 440 वोल्ट पे आता है। और ध्यान से देखो, और अदर सर्किट 5 एम्पियर करंट जैसे बल्ब और फैन के लिए यूज करते हैं, समझ में आया, बल्ब और फैन के लिए करते हैं। तो 2 सेपरेट सर्किट होता है। अब आगे चलते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ ये पूरा अच्छे से बनाया गया है। बिलो द डायग्राम देखो, ये अर्थिंग होता है, ये अर्थिंग है। और अर्थिंग हर एक सर्किट से कनेक्ट होता है। अर्थिंग हर एक सर्किट, मान लो कोई लीकेज हो गया चार्ज का, तो पूरा ये लीकेज ऐसे ऐसे करके पूरा कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। और ये लाइव वायर जाता है, और लाइव वायर में यहाँ पे क्या लगा रहता है, फ्यूज। देखो ध्यान से, यहाँ लाइव वायर में क्या लगा है, यहाँ लाइव वायर में ये बीच में क्या लगा है, फ्यूज। अगर मान लो ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज कट जाएगा, ताकि जो हमारे इस पूरे घर में जितना भी पार्ट इलेक्ट्रिक वाला लगा वो डैमेज ना हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मीटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, पैसा देने के लिए, ठीक है, ताकि पता चले कितना बिजली बिल। नहीं दिन भर पंखा कूलर लगा के छोड़ दोगे तो कोई उसकी अहमियत नहीं मालूम रहेगी। और एक बॉक्स लगता है जहां से पूरे घर में तार डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अर्थिंग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दी अर्थ वायर विथ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल, मतलब बहुत बड़ा सा मेटल होता है जिसको जमीन के अंदर डीप कर देते हैं, प्लेट होता है। इन द अर्थ नियर द हाउस, अपने घर के पास, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर ले जाके दूर। दिस इज ए सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस हैव ए मेटेलिक बॉडी, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस। जितने भी आप देखो इलेक्ट्रिक प्रेस देखो, जो उसका स्विच होता है उसमें 3 स्विच लगे होते हैं। कितने स्विच, 3 स्विच लगे होते हैं। लेकिन जो आपका चार्जर होता है देखो उसमें 2 स्विच लगे, क्योंकि चार्जर में बहुत कम करंट, एम्पियर का करंट फ्लो करता है, बहुत कम वोल्टेज करता है। लेकिन जो हमारा पानी गरमाने वाला वाटर हीटर होता है या प्रेस होता है, कपड़ा प्रेस करने वाला, ठीक है, तो इसमें सब 3 फेज होता है। क्या होता है, 3 फेज। मतलब ये जो होता है, ये तीसरा वाला यही होता है, ये जाके कनेक्ट होता है किससे, अर्थिंग से, अर्थिंग वायर से। अगर कोई वहां पे लीकेज हुआ तो पूरा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो दिस इज यूज ए सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस इन मेटेलिक बॉडी, इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। ए मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड, जो मेटेलिक बॉडी होता है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, प्रेस आप देखो ना, प्रेस, तो जो प्रेस होता है नीचे मेटेलिक बॉडी होता है, तो उसी प्रेस से एक तार कनेक्ट होता है जो यहीं पर आके कनेक्ट होता है। देखो ध्यान से, जो तीसरा प्लग होता है ना, तीसरा प्लग यहाँ पे ऐसे तीसरा प्लग, वो तीसरा प्लग ऐसे मान लो तीसरा प्लग है, ऐसे बना रहा हूं, तो वही मान लो तीसरा वाला है ये। तो ये तीसरा वाला जो वो प्रेस होता है तुम्हारा, दोनों वायर ऐसे जाता है ना, तो जो प्रेस होता है नीचे, जो जिससे प्रेस करते हो, प्रेस जिसमें वो हीट होता है, मान लो बाय चांस इसमें कहीं इलेक्ट्रिक करंट उतर गया, इलेक्ट्रिक करंट, तो तुम बाय चांस इसको कभी टच कर दिए तो तुम्हारे हाथ में क्या करंट लगेगा, करंट लगेगा तो मरमरा हो जाओगे। तो जो ये करंट उतरता है ना, ये तुरंत करंट ये जो तीसरा वायर है इसके थ्रू से फ्लो होता है, फ्लो होते होते ऐसे ग्राउंड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। तो तुम्हें वो करंट लगेगा ही नहीं, समझ आया, तुम्हें कोई करंट नहीं लगेगा, तुम जिंदा रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए, और मान लो यही ना कनेक्ट हो तो ये जो यहाँ पे लीकेज, मान लो बाय चांस जो ये कनेक्ट हुआ था, तो तुम इसको टच करोगे तो कहीं फ्लो होके जा नहीं पाएगा, तो तुम्हें करंट लग जाएगा। तो यही लिखा है, ए मेटेलिक बॉडी कनेक्टेड टू अर्थ वायर व्हिच प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस, जिसमें बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। और जहां लो रेजिस्टेंस होगा तुरंत करंट वहीं भाग के जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को तमाचा मारता है, और जहां पर रेजिस्टेंस रहेगा करंट वहीं जाएगा। मार खाने आ बैल मुझे मार, ये वाली गलती क्यों करेगा करंट, ठीक है। व्हिच प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, thus it ensured that any leakage of the current to the metallic body, उस metallic body पर अगर कोई करंट हुआ, जैसे देखो ये मान लो परस, जो परस करते जो हीट होता है, इसी परस से वो वायर कनेक्ट होता है। मान लो जो लाइव वायर आता है वो बाय चांस इस परस पे टच हो गया लाइव वायर, तो इसमें पूरा करंट उतर जाएगा। अब जैसे वो करंट उतरेगा तो ऐसे ही वो जो अर्थिंग वायर होता है उससे क्या करता है, फ्लो होके चला जाता है, ठीक है। तो कोई लीकेज ऑफ द करंट मेटेलिक बॉडी अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट अर्थ एंड यूजर में नॉट गेट सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, तो कोई शॉक नहीं लगता है, ठीक है, हम सुरक्षित बचे रहते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ध्यान से इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा, जब देखो ध्यान से, मान लो इलेक्ट्रिक फ्यूज ना हो बहुत, जैसे देखो जैसे हमारा एक बल्ब है, तो इस बल्ब में हमें पता है कि 5 एम्पियर का करंट जाना चाहिए, अगर उससे ज्यादा करंट गया तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो उसके पहले ना एक फ्यूज लगाते हैं, और इस फ्यूज में अगर जैसे ही 5 एम्पियर से करंट जाएगा तो ऐसे ही ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा तो फ्यूज ही केवल मेल्ट होगा, बल्ब तो हमारा सुरक्षित रहेगा। और मान लो यहाँ पर कोई फ्यूज ना लगाएं और इसमें से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया, और इस बल्ब में केवल 5 एम्पियर का करंट जा ही सकता है, उससे ज्यादा जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो 10 एम्पियर का करंट जाएगा, फ्यूज होगा। तो फ्यूज लगाते हैं, उस हिसाब से फ्यूज लगाते हैं कि मैक्सिमम इसमें इतना करंट फ्लो हो कि हमारे अप्लायंस को नुकसान ना, उससे पहले फ्यूज खुद गल के खत्म हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेना है, समझ आएगा। ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो ओवरलोडिंग कैन आल्सो ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक, हाइक मतलब अचानक वोल्टेज का बढ़ जाना, सप्लाई होना, तो ओवरलोडिंग होता है। सम टाइम ओवरलोडिंग इज काज्ड बाय द कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस टू ए सिंगल सॉकेट। बोलते हैं गर्मियों में सब लोग अपने घरों में क्या कूलर फ्रिज एसी ऑन करते हैं, तो ओवरलोडिंग हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है तो लाइट कट जाता है, क्योंकि मैनी अप्लायंस एक ही जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर भी उड़ जाता है गर्मियों में। क्यों, क्योंकि सब लोग इतना एसी लगाते हैं, इतना एसी लगाते हैं कि एक समझो एक ही ट्रांसफर से दुनिया भर का एसी कूलर फ्रिज व्रिज कनेक्ट है गर्मी के दिन में, तो एक ही ट्रांसफर से ढेर सारा अप्लायंस कनेक्ट है, तो इस पे इतना ओवरलोड पड़ जाता है, इतना ओवरलोड पड़ जाता है कि खत्म हो जाता है। तो सम टाइम ओवरलोडिंग, देखो ओवरलोडिंग ऐसे भी होता है, ओवरलोडिंग इसके कारण भी होता है, ओवरलोडिंग इसके कारण भी होता है। सम टाइम ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय द कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस, कनेक्ट टू मेनी अप्लायंस टू ए सिंगल सॉकेट, सॉकेट हो या कि ट्रांसफार्मर से ढेर सारा कनेक्शन गया हो, ठीक है। व्हेन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज, और अचानक इंक्रीज हो जाए तो इसको भी क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ध्यान से देखो, शॉर्ट सर्किट ये बहुत अच्छा है, और इससे अच्छा क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे आपके पास वो होता है ना हीटर वाला कॉइल, देखो ध्यान से मैं बना रहा हूँ, जैसे ये हीटर वाला कॉइल है, ठीक, हीटर वाला कॉइल है, ध्यान से देखना, ये हीटर वाला क्या है, कॉइल है, ठीक है। अब इसको जब तुम कनेक्ट कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये पूरा ग्लो करेगा, क्या करेगा, ये हीट हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट देखो, शॉर्ट मतलब छोटा और सर्किट मतलब छोटा सर्किट हो जाए। ध्यान से देखो, अगर मान लो बाय चांस कि तुम यही सर्किट को, इसी सर्किट को ऐसे कर दियो, ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये पोर्शन आपस में से टच कर दियो, समझ में आ रहा है, ये पोर्शन आपस में टच कर दियो, मैं बना रहा हूं, ऐसे ऐसे करके टच कर दियो, ठीक है। तो जो ये करंट है ना, ये करंट ऐसे 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 से आएगा और ऐसे ऐसे होके चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई करंट नहीं लगेगा, तुम चाहे अपने घर पे ना ऐसे लेना, लेकिन हाँ कभी भी वो ट्राई मत करना प्लीज, नहीं तो तुम बोलोगे कि भैया कहते, जो मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉइल है, ये पूरा कॉइल है, ठीक है। तो यही जो मैं बनाया हूँ यहाँ पे रेड रेड का, भले इसमें स्प्रिंग की तरह नहीं है, तो ये मान लो जल रहा है एकदम रेड रेड कलर का, ठीक है, एकदम ग्लो कर रहा है। तो इसी को जब यहाँ से बीच से टच कर दोगे, यहाँ से देखो बीच से टच कर दिया ना, देखो यहाँ पर जब बीच से ऐसे टच कर दोगे तो क्या होगा, जो करंट आएगा वो करंट जब यहाँ से बीच से देखो टच हो गया, तो करंट ऐसे होके ऐसे फ्लो होके चला जाएगा, यहाँ नीचे नहीं करेगा। अगर तुम इसको ऐसे पकड़ भी लोगे ना, वही जो हीटर में लगा होता है, तुम्हें करंट नहीं लगेगा और बिल्कुल ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जितना करंट आ रहा था। देखो करंट को क्या चाहिए, करंट देखो, करंट जब फ्लो करता है ना तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ खोजता जाने के लिए, याद रखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो जो करंट है यहाँ पर, जो करंट यहाँ पर आएगा वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, यहाँ पर नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लो के चला जाएगा, ठीक है। और ये ग्लो भी नहीं करेगा, यहाँ पर कोई हीट नहीं होगा, अगर तुम इसको टच भी करोगे तो कोई करंट भी तुम्हें नहीं लगेगा, कितनों करंट जाए, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। चलो देखते हैं आगे।
इसको दिखा ही दें क्या वीडियो, चलो रहने देते हैं। तो देखो इट कैन ऑकर व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम, देखो टच हो जाते हैं, देखो यही था ना, जैसे एक ये लाइव वायर होगा एक न्यूट्रल वायर होगा और जहां पर ये टच हो जाते हैं वहीं से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दिस ऑकर व्हेन, और जब ये ऐसा होता है ना तो वायर डैमेज हो जाता है। वायर डैमेज होने का मतलब जो वायर के ऊपर ये इंसुलेशन लगा होता है ना ये पूरा पिघल जाता है, इतना हीट प्रोड्यूस करता है यहाँ जाने के बाद कि वायर क्या होता है, पूरा पिघल जाता है। वायर डैमेज और देयर ए फॉल्ट इन द अप्लायंस, और कहीं भी अप्लायंस में क्या है, फॉल्ट है। देखो ये ट्रांसफार्मर का इधर नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कुछ, और बस ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 मिनट रुको, हम तुम्हें ये दोनों ये वीडियो इसका दिखा देते हैं, ये शॉर्ट सर्किट वाला कैसे, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। तो देखो इसको यहाँ से, ये है नाइक्रोम वायर जो आसानी से गर्म हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं है। हम लाइट सप्लाई ऑन कर दिए, देखिए तुरंत गर्म हो गया और हीट भी रिलीज कर रहा है। इतना गर्म है कि देखिए पेपर को पास ला रहे हैं, पेपर ही जल गया। देखिए आप, नाइक्रोम मुख्यतः निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है और उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जब इसके अंदर करंट गुजरता है तो यह करंट को रोकता है और यही रुकावट हीट में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ये भी पता है कि करंट हमेशा छोटा रास्ता खोजता है। प्रैक्टिकल देखिए, वायर को हम बीच से टच कर दिए हैं, अब करंट ये छोटे रास्ते से ही ऊपर चला जा रहा है, नीचे फ्लो नहीं कर रहा है। देखिए हम इसको हाथ से भी टच कर, इस समय ये जब ये यहाँ से टच हुआ तो यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा हिट कर गया है, और जब बहुत ज्यादा हिट कर जाता है तो अगर इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक इंसुलेशन लगा है तो पिघल जाता है। दे रहे हैं, हमें करंट नहीं लग रहा है, और हाँ ऐसा कोई घर पे ट्राई नहीं करेगा। बिल्कुल। पावर स्टेशन सब कंप्लीट हो गया। ये पेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिक जनरेटर ये डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल है। हमें करंट मिलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज ये डिवाइस यूज्ड टू लिमिट करंट, हाँ लिमिट करंट को क्या करता है, सप्लाई करता है, ये भी क्या है, ट्रू है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर ईएमआई पर बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस इन द कॉइल इज टैप थ्रू द कम्यूटेटर हाफ रिंग, ये भी क्या है, सही है, हाफ रिंग होता है उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज ओवरलोडिंग ऑकर व्हेन अर्थ वायर, लाइव वायर नहीं, अर्थ वायर नहीं होता है, लाइव वायर होता है, और कोई क्या होता है, न्यूट्रल वायर, तो ये क्या है, फॉल्स है, अभी भी पढ़े हैं, ठीक है। अब चलो ये सब क्वेश्चन कर लेना, हम सब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट करेंगे। चलो यहाँ से कंप्लीट करते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पे आ गए हैं, कंप्लीट करते हैं फटाक से। क्वेश्चन ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से लग रहा होगा कि ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएगा, नहीं, वो चीजें नहीं पढ़ाएगा जो स्कूल पे पूरी साल पढ़ते हैं, वो चीजें बताएगा जो नहीं पढ़ते हैं। अभी देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए इतना पढ़ने का। दक्षिणा का मॉड्यूल है, ठीक है, हल्के मत लेना। अगर ये क्वेश्चन हो जा रहा तो समझो पढ़ाया गया ढंग का। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय द, तो अगर स्टेट होगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और ये ऐसे होगा, तो करंट की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब करंट ऐसे जा रहा है और सर्कल के फॉर्म में इधर पूरा ऐसे सर्कल के फॉर्म में घूमेगा, तो ये इस और सर्कल ऐसे बनेगा और ये उस सर्कल के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी याद रखना। तो पहले का क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, समझ आया। अब दूसरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस by the flow of current in a straight wire, this phenomena is described by, बताया था, और स्टेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए सर्कुलर वायर एट ए सेंटर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड जो किसी सर्कुलर वायर के होता है सेंटर पर, वो परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, प्लेन ऑफ द वायर होता है, समझ में आया। ये भी क्वेश्चन है, और कहाँ है, जहां पे सर्कल में बताया था उसमें होता है, तो इसके अंदर ये जाता है, अगर इधर से जाएगा तो क्या जाएगा, वो उसके अंदर जाएगा। अगर करंट इधर फ्लो करता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, और परपेंडिकुलर जाता है, क्या जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इधर देखो,
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर वायर। एक मिनट, ये हो गया परपेंडिकुलर। चौथा देखते हैं, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स कब नहीं एक्सर्ट होता, ध्यान से देखना। एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट, नहीं होता। एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ए मैग्नेट। तो बताओ जरा चौथे का क्या होगा, चौथे का सी होगा, बताया था। अगर चार्ज स्टेशनरी होगा, रेस्ट होगा, तब नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग, अगर वो मूव करेगा परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, ये भी बताया था। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किया तो मैक्सिमम होगा। एंड अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, इसमें भी होगा, मैग्नेट रहेगा तो भी होगा। केवल सॉरी किसमें नहीं होगा ये पूछा है ना, हाँ तो इसी में नहीं होगा। जब अगर रेस्ट पे होगा तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब पांचों पे आते हैं। एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिज्म इज, क्या होता है एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट, देखो जो सेंटर बार मैग्नेट नहीं होता, मान लो साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो इसके सबसे पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है मैग्नेटिज्म। इसका मतलब धीरे धीरे जब सेंटर पे आओगे लगभग क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। इंड्यूज करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल, जो इंड्यूज करंट होता है ईएमआई पे कॉन्सेप्ट है, ईएमआई पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स में, थ्रू ए कॉइल ओनली फॉर ए पीरियड ड्यूरिंग व्हिच फ्लक्स इज चेंज थ्रू इट, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही उसमें इंड्यूस करंट होगा। लेस देन द पीरियड ड्यूरिंग द फ्लक्स चेंज थ्रू इट, मोर देन द पीरियड ड्यूरिंग फ्लक्स चेंज इंड्यूस करंट डज नॉट फ्लो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। बताओ इसमें से क्या होगा, छठवें का ओनली, ए ऑप्शन होगा ओनली फॉर ए पीरियड, कब तक उसमें इंड्यूस करंट होगा, उसमें इंड्यूस करंट तब तक उस पीरियड के दौरान होगा, मतलब उस टाइम के दौरान होगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा। लेस और मोर हमें क्या पता कि लेस करंट हो रहा है, मोर करंट हो रहा है, हमें क्या पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। बस ये पता है कि करंट पैदा होगा, और करंट तब पैदा होगा जब फ्लक्स रहेगा। अरे फ्लक्स रहेगा तब नहीं, फ्लक्स रहे और फ्लक्स चेंज हो, समझ आया, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मोटर होता है वर्क करता है कि जनरेटर होता है। देखो जनरेट होता है ना, और ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या जनरेट करते हैं, करंट, तो इसीलिए उसका नाम है जनरेटर, की जनरेट करता है, बनाता है, पैदा करता है, ठीक है। तो क्या डायनेमो, तो वो डायनेमो को ही जनरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटर, समझ में। डायनेमो बहुत बड़ा जनरेटर होता है। ए डायरेक्ट जनरेटर इज बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जनरेटर है तो बेस है किस पे, बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो आठवें का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नौवां देखो, द यूज ऑफ फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक पावर लाइंस टू कीप मेन वोल्टेज, नहीं, टू ओपन लाइन परमानेंटली इज ओवरलेड जस्ट इज शो द इंडक्शन when where is an overlaid as a switch is in age emergency। बताओ इसमें से ऑप्शन क्या होगा, नौवां। तो कोई जस्ट ये भी गलत है, टू कीप मेन वोल्टेज, वोल्टेज को कहाँ ये कीप करता है, ये भी गलत है। तो एक में इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये पहला क्या हमारा गलत है, टू ओपन लाइन परमानेंटली व्हेन देयर इज एन ओवरलोड, ठीक है। हाँ जब ओवरलोड होता है तो ओपन कर देता है, ओपन लाइन परमानेंटली। जैसे मान लो ये है, अगर ये फ्यूज था तो ये फ्यूज यहाँ से कट हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, परमानेंटली ओपन हो जाएगा अगर जब ओवरलोड हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, फ्यूज किस लिए यूज करते हैं। एन इंड्यूज ईएमएफ, फिर ईएमआई पे कॉन्सेप्ट आ गया। एन इंड्यूज ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मैग्नेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड। अब देखो ध्यान से, जो ईएमएफ होता है वो चेंज इन फाई अपॉन टी बताया था, टी बताया था, और फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ फाई, जिस पे फाई डिपेंड करेगा उसी पे ईएमएफ भी डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस थीटा पे, तो स्पीड ऑफ व्हिच मैग्नेट इज मूव इस पे डिपेंड करेगा। कह रहा है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ टर्न कॉइल पे करेगा, उसमें जितना कॉइल रहेगा उतना ही ज्यादा वो करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट भी जितना, देखो मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। रेस्टिविटी ऑफ द वायर, यहाँ पे क्या लिखा है, रेस्टिविटी ऑफ द वायर, तो इसी पे नहीं करता है, रेस्टिविटी ऑफ द वायर पे, ठीक।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ कलर कोडिंग वायर यूज हाउस होल्ड। तो क्या एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, एक न्यूट्रल होता है, नहीं रेड न्यूट्रल नहीं, रेड होता है, न्यूट्रल होता है, ग्रीन होता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा 11th का, कौन सा ऑप्शन रहेगा 11th का, कौन सा ऑप्शन रहेगा सोच के बताओ। एक रेड होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक ब्लैक होता है, रेड न्यूट्रल ब्लैक एंड अर्थ इज ग्रीन। हाँ ऑप्शन पहला होगा, ठीक है ऑप्शन क्या होगा पहला, क्योंकि अर्थ वाला क्या होता है ग्रीन होता है। अभी पीछे पढ़े हैं नहीं दिख रहा तो चलो दिखा देते हैं, ठीक है जहाँ अर्थिंग ऑफ वायर लिखा था वहां पे क्या होता है ग्रीन कलर का होता है। देखो अर्थिंग वायर में ग्रीन कलर का, तो उसमें ग्रीन आना चाहिए ना, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी से। हाँ तो इसमें क्या होता है ग्रीन कलर का आना चाहिए। अर्थ इज ब्लैक, अर्थ इज ग्रीन लिखा तो, लेकिन ब्राउन कलर का कोई नहीं होता, ब्लू कलर का नहीं होता ना। रेड न्यूट्रल जो लाइव वायर होता है रेड होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, अर्थ इज ग्रीन कलर का होता है, ठीक। 12 फ्रॉम ए पावर स्टेशन द पावर इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज बिकॉज इट जनरेट ओनली हाई वोल्टेज, नहीं इट इज चीपर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिसिटी ये तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, बताया भी हूँ। देयर इज ए लेस लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, ये ऑप्शन सही है 12 का डी। 13 देख लेते हैं। ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, समझ में आया, ठीक है। The direction of magnetic field at a point above the current, क्या कहते हैं, the current flow in a conductor from east to west, the direction of magnetic field at a point above the conductor is, ध्यान से देखो अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, मतलब ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है करंट, तो ठीक है क्या जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ। तो देखो ध्यान से पहले ये फिंगर इधर ले जाओ ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ऊपर मतलब वो मेरी तरफ आना चाहिए, तो मेरी तरफ आएगा तो किधर जाएगा, वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, कह रहा है पहले करंट का जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एट ए पॉइंट एबव कर रहा है, एबव मतलब ऊपर की तरफ, तो ऐसे ले जाओगे ऊपर की तरफ गए तो नॉर्थ साइड आना चाहिए इसमें, ठीक है हाँ नॉर्थ ही साइड होगा 13 का ए ऑप्शन नॉर्थ साइड, ठीक है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, खत्म। ईएमएफ इंड्यूस्ड कॉइल व्हेन ए मैग्नेट इज इंसर्टेड इन इट, यहां सुनो ईएमएफ इंड्यूस्ड कॉइल किसी कॉइल में मतलब करंट बना, व्हेन ए मैग्नेट इज इंसर्ट इनटू इट, इट डज नॉट डिपेंड, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ टर्न वाले कॉइल पे डिपेंड करेगा, जस्ट पहले मैग्नेट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ मैग्नेट जितना तेज स्पीड करोगे उतना ज्यादा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे नहीं डिपेंड करेगा। कोई फार्मूला पढ़े हो और कैसे ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है फाई से रिलेटेड, और फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहां से देखो और फ्लक्स जब चेंज होता है तो मोशन पे भी डिपेंड करता है दोनों के, तो और नंबर ऑफ जितना टर्न कॉइल रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, ये भी याद रखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था एन आता है नंबर ऑफ टर्न कॉइल में, ठीक है वो ऐसे से कॉइलिंग होती थी ना एन, तो वो भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नंबर ऑफ टर्न पे हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है, स्पीड ऑफ मैग्नेट भी हो गया, तो सब पे हो गया, यही बी ऑप्शन होगा। 16 एन इंडक्शन फर्नेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। अच्छा ये इड्डे करंट का होता है, ये छोड़ दो ये आप में नहीं है, ठीक है ये इड्डे करंट पे होता है, आंसर में बता दे रहा हूं लेकिन ये नहीं है। देखो क्या लिखा है द एस स्विच इज क्लोज, जो ये एस स्विच इससे जब टच करा दिया जाता है एंड ओपन, जब एक बार टच करा दिया जाए फिर इसको हटा दिया जाए, इन द सर्किट पीरियोडिकली, मतलब समझो 1 मिनट बाद उसको इस स्विच ऑन कर दिया गया और फिर स्विच क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया, स्विच ऑन बंद कर, देन गैल्वेनोमीटर जी, देखो यहाँ पे जो ये सी है ना ये सी नहीं है ये जी है, क्या है जी है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और कैसा डिफ्लेक्शन, जब देखो यहाँ से जब तुम इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये क्या है, ये तुम्हारा जानते हो ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा सोलेनॉइड है, तो इससे जैसे इसमें करंट करोगे तो ऐसे इस सोलेनॉइड में से क्या बनेगा, तब इस सोलेनॉइड में से क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सोलेनॉइड में जाके
टच करेगा, और जब इस सोलेनॉइड में जाके टच करेगा तो अब जैसे ही टच करेगा तैसे ही इस सोलेनॉइड में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं मिटा दे रहा हूं, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड में जाके टच करेगा, और जैसे ही इसमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच करेगा तो फ्लक्स आएगा, और जब फ्लक्स आएगा और जब फिर बंद हो, जब इसको तुम हटाओगे बंद करोगे तो फ्लक्स धीरे धीरे फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कम होगा, जब धीरे धीरे कम होगा तो फ्लक्स पहले कुछ रहेगा फिर कम होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, और जैसे जैसे इसमें पीरियोडिक मोशन करोगे वैसे पीरियोडिक मोशन इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, समझे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। अब आगे चलते हैं, देखो सारा क्वेश्चन बंद हो जा रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ये तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम ये जो ये चीजें बना ना ये यहाँ पर बनना चाहिए था, थोड़ा सा ये हटके हैं। चलो आगे देखते हैं 19 वाला क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड और सेम इज इंडिपेंडेंट। हाँ, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई में बताया था। अब बताओ, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, करंट इन द सोलेनॉइड डिपेंड है, नंबर ऑफ द टर्न पे डिपेंड है, तो किस पे? इसी एरिया पे नहीं डिपेंड होता है। यहाँ पे कोई एरिया का फार्मूला नहीं है, याद कर लेना, मैं बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का होता है म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। द वर्क डन, इसको देखो जरा, द वर्क डन बाय मैग्नेट फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, वर्क डन जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है वो मुन्ना लोग, इसको देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था क्रॉस वाला जब अंदर जा रहा था तो उसमें जब वर्क डन होता है मूविंग चार्ज द्वारा तो ये फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो वर्क डन क्या होता है? ऑलवेज जीरो। क्या होता है? ऑलवेज जीरो। चलो यही कंप्लीट करते हैं, बाकी का क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी रात के 12:53 हो गया है, ठीक है, तो क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।